गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, टोटल चैप्टर अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 25 से 26 चैप्टर कवर करना है और प्रत्येक चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एक एक नंबर का खेल होता है। यदि आपका एक नंबर कम होता है तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। यदि एक नंबर आपका किसी से ज्यादा होता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो किसी भी चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है। प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छूटना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हम लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ जो भी उनके कॉन्सेप्ट है, जो भी उनके फार्मूले हैं, उनको साथ साथ में बताते चलेंगे। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में मैक्सिमम आपको 2 से 3 फार्मूला ध्यान में रखना है। इन 2 से 3 फार्मूलों के माध्यम से आप लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपके उनके कॉन्सेप्ट और ट्रिक को भी बताता चलूंगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। मैं इस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रत्येक चैप्टर को कवर कराता हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कहीं से कंफ्यूजन ना हो। सारे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट, होता क्या है, यदि आप समय रहते अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एग्जाम नजदीक आएगा और उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि मैं 1 महीना के अंदर या 15 दिन के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ लूं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से नहीं होता। जो भी स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से 5 से 6 महीने अच्छी तरीके से दे दिया, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा आईईआरटी कॉलेज में। आपको भी पता है डियर स्टूडेंट कि आईईआरटी से डिप्लोमा करना कितना ही इम्पोर्टेंट है और उसका कितना क्रेज है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 की काउंसलिंग में मैंने देखा कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए बच्चे तरसते रह गए लेकिन मिला नहीं। इसका कारण यह है कि उनका रैंक ज्यादा था। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पहले से ही आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि आपको सोचना ही ना पड़े कि हमको यह ब्रांच मिल सकता है। नहीं, आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि आपको यदि यह ब्रांच चाहिए तो वही चाहिए। यानी कि इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है अपने आप को कि जो ब्रांच आप चाहें वो ब्रांच आपको आईआईटी कॉलेज में मिल जाए। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। एक बात मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट, एक बच्चे के पिताजी थे। तो जब काउंसलिंग चल रहा था तो डेली हमारे पास कॉल करते थे कि क्या सर कहाँ तक की सीटें फुल हुई, किस किस ब्रांच में कौन कौन सी सीटें खाली है। तो डेली मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता था, क्योंकि मैं स्टूडेंट से फीडबैक देता रहता था कि कौन कौन सी ब्रांचें फुल हुई है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीटें अभी खाली हैं। तो इस तरीके से जो उनके बच्चे का जो रैंक था थोड़ा ज्यादा था, तो वो सोच रहे थे कि ये प्लास्टिक भी मिल जाए तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस बच्चे को किसी भी टाइप का कोई भी ब्रांच नहीं मिला, क्योंकि उसका जो रैंक था वो आपका 1500 से ऊपर था।
तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, आप अपने पिताजी को निराश ना करें। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए कि एक तरीके से फक्र महसूस हो कि हाँ इस तरीके से तैयारी किया कि जो भी ब्रांच चाहा वो मिल गया, हमको सोचना नहीं पड़ा कि ये प्लास्टिक टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि ये आईटी मिल जाएगा कि इसी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मत कीजिएगा, पहले से ही अपने आप को तैयार कीजिएगा जिससे आपको मन चाहा ब्रांच से आपका एडमिशन हो जाए आईआरटी कॉलेज में। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है व्यंजकों x स्क्वायर माइनस 1 कामा एक्स क्यूब प्लस 1 तथा एक्स क्यूब माइनस 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और दे रखा है एक्स क्यूब प्लस का 1, लो भैया एक्स क्यूब प्लस का 1। उसके बाद से आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 1, एक्स क्यूब माइनस का 1। इनका आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर के रूप में। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में होगा। किसके रूप में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसका फैक्टर कर दीजिए। देखिए ए क्यूब है, इसको ए क्यूब बना लीजिए और इसको आप बी क्यूब बना लीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला तोड़ दीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, अब माइनस का a इंटू बी होता है तो एक से गुणे एक करोगे तो एक हो जाएगा। यह भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट इस वाली वैल्यू को। तो देखो x क्यूब है तो इसको x क्यूब कर दिया, माइनस का 1 है ना तो इसको आप 1 का क्यूब कर दो। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला खोल दीजिए। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस का b, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का a इंटू बी यानी x गुणे a का आपका x हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है, तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आपको हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो देखो x माइनस 1 यहाँ पर भी है और x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो आप ले लो एक बार x माइनस का 1। अब देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है और आपका x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो लो भैया x प्लस 1 भी ले लिया मैंने। उसके बाद से बची वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x और यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक बात है। अब देखिएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यह किसका फार्मूला है, यह आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट a क्यूब माइनस का b क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब, तो एक का क्यूब करोगे तो a भी मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a, किसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो a की वैल्यू x है तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि यदि एक ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के रूप में हो तो वो किसका फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो
ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दिया। और यह भी मैंने बताया जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में हो तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो यहाँ पर देखिएगा एक ब्रैकेट में a माइनस का b के रूप में हो गया और एक ब्रैकेट में आपका a प्लस का b का रूप में हो गया। एक ब्रैकेट में आपका a माइनस b के रूप में हो गया और एक ब्रैकेट में आपका a प्लस b के रूप में हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में, जहां a की वैल्यू आपका है x का क्यूब, a की वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर यानी कि का स्क्वायर, तो x के क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x पावर 6 और माइनस का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टोटल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और साधारण होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x टू पावर 6 माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, सारे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को भी बोला है यदि व्यंजक को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा x स्क्वायर माइनस x माइनस a का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 है तो a का मान क्या है ये आपको बताना है। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है डियर स्टूडेंट, महत्तम समापवर्तक एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों व्यंजकों में कॉमन होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िएगा, बोला है दो व्यंजकों x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस x माइनस a का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 जो आपका है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भी मिलेगा और x प्लस 2 जो है वो आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस a में भी मिलेगा, क्योंकि जब दोनों व्यंजकों में कॉमन होगा तो ही तो महत्तम समापवर्तक बना होगा x प्लस 2। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा महत्तम समापवर्तक एक ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों जगह से कॉमन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भी मिलेगा और x स्क्वायर माइनस x माइनस a में भी आपका x प्लस 2 मिलेगा, तो ही उसका महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 होगा। तो हमको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप देखिएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस का a, ठीक है, तो इसका और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है x प्लस 2, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब x बराबर माइनस 2 यहाँ पर रख दो, तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 मिलेगा माइनस और x की वैल्यू माइनस का 2 माइनस का a बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना 6 मिल जाएगी। इस तरीके से a का जो मान होगा वो आपका 6 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कांसेप्ट से सॉल्व करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी बोला है x क्यूब माइनस 1 तथा x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का मौसम क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है x क्यूब माइनस का 8 x क्यूब माइनस का 8 और x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का मौसम क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं x क्यूब माइनस यानी a क्यूब माइनस का b क्यूब के रूप में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी, यानी एक्स गुणे ये का आपका एक्स ही हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बात आती है इसका कैसे फैक्टर करोगे। तो देखो एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का एक है ना, तो इसको आप एक का स्क्वायर लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि आप 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो आपका x स्क्वायर ही मिल जाएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन पर आपके दी गई वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ पे x पर पावर 4 है। मैंने ऐसा इसलिए किया डियर स्टूडेंट जिससे आपका एक फार्मूला का रूप बन जाए। अब देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। देखो 2ab के रूप में कैसे है, 2 गुणे 1 गुणे x स्क्वायर जब करोगे तो 2 गुणे 1 गुणे x स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर मिलेगा, तो 2ab। ठीक बात है कि नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी कि अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस का x स्क्वायर है तो इसको आप x स्क्वायर के रूप में लिख दो। अब देखिएगा यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में। जो a की वैल्यू है वो आपका x स्क्वायर प्लस 1 है और जो b की वैल्यू है वो आपका x है। अब यहाँ से आप a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस b यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x और एक ब्रैकेट में a माइनस b होगा यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, ये इसका फैक्टर होगा। आपको बताना है मौसम क्या होगा। तो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है, तो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, यानी कि जो आपका मौसा होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x हो जाएगा। यही मौसा होगा, यही आंसर होगा। इस तरीके से भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x मौसा होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको तरीका भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, तरीके समझिए, किस तरीके से किस क्वेश्चन को हैंडल करना है, इन सारी चीजों के बारे में समझिए। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा किसी भी क्वेश्चन की भी कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोला है दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 तथा महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 x प्लस 3 है। यदि एक व्यंजक x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x हो तो दूसरा व्यंजक क्या है ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में एक फार्मूला होता है प्रथम पद गुणे दूसरा पद बराबर लॉस गुणे मस। प्रथम पद गुणे दूसरे पद बराबर होता है लॉस गुणे मस। इसी फार्मूले पर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर आपका होता है लॉस गुणे मस।
लस गुणे मस, ये आपका होता है फार्मूला लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का। प्रथम पद गुणे दूसरा पद बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब सारी वैल्यू आप रख दो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको एक व्यंजक दे रखा है x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x। दूसरा व्यंजक आपको निकालना है, तो मैं आपको दूसरा को ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखा है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। और जो एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है वो आपको कितना दे रखा है x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3 आपको एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया होगा, मैंने सारी वैल्यू कर दिया। अब देखिएगा इन तीनों जगह से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x। ठीक है, तो मिलेगा क्या आपको x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक बात है। अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को यदि आप द्विघात समीकरण के माध्यम से सॉल्व करोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा dx में x तो आपका है, एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 3। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 मिलेगा। जब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो फिर आपको वापस से यही मिल जाएगा। देखो x स्क्वायर ये आपका 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, 2 3 से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जगह पर x प्लस 2 और x प्लस 3 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसका आपने फैक्टर देखा क्या मिला है x प्लस 2 और x प्लस 3 के रूप में, और ये आपका दूसरा पद है बराबर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 अब गुणे के रूप में है x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, देखो x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 2 x से x कैंसिल, तो जो दूसरा पद आ जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका दूसरा व्यंजक होगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझते जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, बोला है 3/4 5/6 तथा 5/8 का मौसा क्या होगा, यानी कि आपको मौसा निकालना है 3/4 5/6 और 5/8। 3/4 5/6 और दे रखा है कितना 5/8, इनका मौसा क्या होता है। तो कभी भी यदि आपसे भिन्नों का मौसा की बात करें तो भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा डिवाइडेड बाय हरों का लसा। भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का लसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा। वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए भिन्नों का लसा बराबर क्या होता है, तो भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि भिन्नों का मौसा पूछे तो अंशों का मौसा निकालना है और हरों का लसा निकालना है। यदि भिन्नों का लसा पूछे तो अंशों का लसा निकालना है और हरों का मौसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मौसा बताना है क्या होगा, तो अंशों का मौसा यानी 3 5 और 5 का मौसा कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि 3 5 और 5 में कॉमन क्या है, केवल और केवल एक।
डिवाइडेड बाय हर का लॉस, तो 4, 6 और 8 का लॉस कितना होगा, तो 4, 6 और 8 का जो लॉस होगा वो आपका 24 होगा। मैंने आपको बार बार बताया था जब गुणनफल चैप्टर बताया था कि लॉस एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से, या यह कह सकते हैं लॉस एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इस तरीके से 1/24 जो है दी गई संख्याओं का मौसा होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी। बिल्कुल सिंपल सा इसका भी कांसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बोला है x + 2 x² + 4x + 4 तथा x³ + 6x² + 12x + 8 का लॉस क्या होगा। तो जो आपका क्वेश्चन देखने में लग रहा है काफी लेंदी लग रहा है, काफी टफ लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, तो यह एक फार्मूला का विस्तार रूप दिया गया है, लेकिन अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे है। x + 2 आपको दे रखा है, लो भैया मैंने x + 2 लिख लिया। फिर आपको दे रखा है x² + 4x + 4 x² + 4x + 4। उसके बाद से दे रखा है x³ प्लस का 6x² प्लस का 12x + 8 प्लस का 12x प्लस का 8। ठीक है, इसका आपको लॉसो बताना है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसकी हम बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, यह आपका एक फार्मूला है। देखो a² + b² यानी a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab जो 4x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x × 2 के रूप में, क्योंकि 2 दूना 4 × x कराओगे 4x मिलेगा। यानी कि यह जो दी गई वैल्यू है a² + b² + 2ab के रूप में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब देखिएगा इसकी बात आती है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका x³ है इसको आप x³ ही रखो, यहाँ पर 8 दिया गया है ना, तो देखो भाई इसको लिख लो 2 का क्यूब, यानी हमारा a³ प्लस का b³ मिल गया, प्लस हमको चाहिए 3ab, तो 3 a की वैल्यू कितना है x और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है 2, तो 3ab हो गया। अब ब्रैकेट में हम यदि a + b ले लें तो a की वैल्यू कितना है x और b की वैल्यू आपका 2। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, x का क्यूब कितना हो जाएगा, x³ प्लस का 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब रखो। अब देखो 3 दूना 6x, अब 6x का गुणा x में कराओगे कितना मिलेगा, x² प्लस का 3 दूना 6x का गुणा 2 में कराओगे मिलेगा आपको 12x। ठीक है, तो क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b के रूप में यह आपका व्यंजक दिया गया है। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b के रूप में यह आपका व्यंजक दिया गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट a + b का होल क्यूब के रूप में, यानी यह जो पूरा तामझाम है यह आपका किसके बराबर है, यह आपका a + b का होल क्यूब के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपका है x + 2, यहाँ पर है आपका x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है आपका x + 2 का होल क्यूब। आपको बताना है लॉसर। तो लॉसर क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका लॉसर होता है। तो इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x + 2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका लॉसर होगा x + 2 का होल क्यूब होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को भी तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करें जिससे मैं 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को बोला है दो द्विघाती व्यंजकों का मौसो x + 2 है तथा लौसो x³ + 2x² - x - 2 है, तो व्यंजक क्या होंगे ये आपको बताना है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। बोला है दो द्विघाती व्यंजकों की जो मौसो है x + 2 है तथा लौसो जो है x³ + 2x² - x - 2 है, तो व्यंजक क्या होंगे ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, मौसो बाबू दे रखा है, यानी कि जो आपको FCF दे रखा है वो आपको दे रखा है x + 2, ठीक है। उसके बाद से लॉसन जो आपको दे रखा है x³ माइनस का प्लस का 2x² माइनस का x और माइनस का 2, इसमें आपको दोनों व्यंजक बताना है। आपको मौसो और लौसो की वैल्यू दे रखा है, मौसो और लौसो की वैल्यू दे रखा है, आपको दोनों व्यंजक बताना है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो डियर स्टूडेंट x², तो x² कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको x + 2। इन दोनों जगह से आप माइनस का कॉमन ले लो तो मिल जाएगा आपको x + 2, ठीक है। माइनस का एक कॉमन ले लो, ठीक। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और x² - का 1 के रूप में, ठीक है। ये आपका x + 2 है तो x + 2 रखो। यहाँ पर ध्यान से देखना, a² - का b² के रूप में, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे एक ही होगा, तो a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a - b के रूप में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए मौसो तो आपका x + 2 है और लौसो आपका x + 2 x + 1 x - 1 है। तो लौसो क्या होता है और मौसो क्या होता है। जो आपका मौसो होगा वो दोनों व्यंजकों में कॉमन होगा, जो आपका मौसो होगा वो आपका दोनों व्यंजकों में कॉमन होगा। तो यानी कि पहला व्यंजक हम यहाँ लिख लेते हैं और दूसरा व्यंजक यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि पहली बात यह क्लियर हो गई कि x + 2 लेकर पहला व्यंजक भी आया और x + 2 लेकर दूसरा व्यंजक भी आया, क्योंकि दोनों का मौसो आपका x + 2 दे रखा है, यानी कि दोनों व्यंजकों में आपको x + 2 मिलेगा। अब देखो पहला व्यंजक लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहला व्यंजक लिखने के लिए हम x + 2 को x + 1 के साथ रख लेते हैं। पहला व्यंजक लिखने के लिए x + 2 को x + 1 के साथ रख लेते हैं और दूसरा व्यंजक लिखने के लिए x + 2 को हम x - 1 के साथ रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमको पहला व्यंजक x + 2 x + 1 और दूसरा व्यंजक x + 2 x - 1 मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका मौसो होता है दोनों व्यंजकों में कॉमन होता है। तो मैंने दोनों व्यंजकों के साथ x + 2 सटा दिया, उसके बाद से x + 1 और x - 1 है, तो पहले व्यंजक के लिए मैंने x + 1 ले लिया और दूसरे व्यंजक के लिए आपका x - 1 ले लिया। अब देखिए ध्यान से किस रूप में आपका ऑप्शन दे रखा है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इसी तरीके से आपको यदि लौसो और मौसो दे रखा हो तो आपको दोनों व्यंजक इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को भी। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर स्टूडेंट, माना ए तथा बी दो व्यंजक हैं जिनके लौसो तथा मौसो
कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है, यदि ए प्लस बी बराबर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है माना ए तथा बी दो व्यंजक है, माना ए तथा बी दो व्यंजक है जिनकी लौसत तथा मौसत ए और बी है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कैसे साफ करना है, ठीक है। पहला व्यंजक आपको दे रखा है ए, दूसरा व्यंजक आपको दे रखा है बी, और एलसीएम और एचसीएफ भी दे रखा है। एलसीएम आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट ए कैपिटल ए, और एचसीएफ आपको दे रखा है कैपिटल बी। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि यदि आपका ए प्लस बी बराबर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लो भाई मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, और यहाँ पर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर कर दो तो मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 कैपिटल ए का कैपिटल बी। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रथम व्यंजक गुणे द्वितीय व्यंजक बराबर आपका होता है लौसक गुणे मौसक, ठीक है। तो प्रथम व्यंजक कितना है a है और द्वितीय व्यंजक b है, लौसक कितना है, लौसक आपका कैपिटल ए है और मौसक आपका कैपिटल बी है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a इंटू बी की जगह पर कैपिटल ए इंटू बी लिख सकते हैं। स्मॉल a इंटू बी की जगह पर कैपिटल ए इंटू बी लिख सकते हैं, या यह कह सकते हैं स्मॉल a इंटू बी कैपिटल ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। तो जब स्मॉल a इंटू बी कैपिटल ए इंटू बी के बराबर होगा तो a मान तो खोपचे में चला जाएगा, यानी a मान तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा कि आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर कैपिटल a का स्क्वायर प्लस का कैपिटल b का स्क्वायर। फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कुछ न कुछ आपको सिखाकर जाने वाले हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो ये मानकर चलिए आप अपना 4 नंबर खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको एक भी नंबर खोना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाना है, जिससे आपको एक भी नंबर कटने का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को दो व्यंजकों का योग तथा अंतर आपको दे रखा है, उनका लॉस। तो योग और अंतर से आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, कोई मतलब नहीं है आपके योग और अंतर का, आपको लॉस निकालना है किसका, दो व्यंजकों के योग और अंतर का। तो जो योग की वैल्यू दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, और जो दूसरा व्यंजक आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 3, इन दोनों व्यंजकों का लॉस क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 चौक 20 होता है, 20 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि 1 आ जाए। तो 5 चौक 20 होता है और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 भी आ जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। 5x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x और माइनस का 4, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो 5x स्क्वायर माइनस का 5x, इस माइनस का इस माइनस में जुड़ा हुआ तो प्लस का हो जाएगा 4x और माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5x कॉमन ले लो, ठीक है। तो 5x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 1 मिल जाएगा। इन दोनों में आपका प्लस का 4 कॉमन है तो
मिल जाएगा आपको x माइनस का एक। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में x माइनस का एक और दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस का 4, 5x प्लस का 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है इसका 10 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 9 है, तो 10 एकदम 10 होता है और 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का x माइनस का 10, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का x माइनस का 10 हो जाएगा। इन दोनों से आप x कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x प्लस 10, इन दोनों से आप माइनस का एक कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x प्लस 10। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा x माइनस का एक और x प्लस का एक, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर है। आपको निकालना है लॉसअप। तो सबसे पहले x माइनस एक यहाँ पर भी, x माइनस एक यहाँ पर भी है, तो x माइनस एक लिख लो। उसके बाद से जो बची वैल्यू में लिख लो, तो 5x प्लस 4 आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 10। तो इस तरीके से इन दोनों व्यंजकों का जो लॉसअप होगा वो आपका यही हो जाएगा, x माइनस एक 5x प्लस 4 x प्लस 10। यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि इसको कैलकुलेट कर रखा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे आपको उन क्वेश्चनों को डील करना होता है और इन क्वेश्चनों में आपको कौन सी वैल्यू किस तरीके से निकालना होता है। तो ध्यान से देखना, बोला है एक स्कूल में 391 लड़के एवं 325 लड़कियों को 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया जाता है ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों व छात्राओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे देखना, जैसे आपके पास मान लीजिए 65 आपके पास बॉय है और आपके पास 75 लड़कियां हैं। 65 लड़के हैं और 75 लड़कियां हैं। आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास 65 लड़के हैं और 75 लड़कियां हैं, लेकिन जो रूम्स की संख्या है, जो कमरों की संख्या है वो आपका समान है। यानी कि यदि 5 रूम यदि लड़कों के लिए है तो 5 रूम आपका लड़कियों के लिए भी है। तो आपको यह बताना है कि एक रूम में आप कितनी लड़कियां बैठाएंगे और एक रूम में आप कितने लड़के बैठाएंगे, ये आपको बताना है। यही आपके क्वेश्चन नंबर 10 का मेन मकसद है। जैसा कि मैंने एग्जांपल से बताया कि 65 आपके लड़के हैं और 75 आपकी लड़कियां हैं, लेकिन जो रूम्स की संख्या है, जो कमरों की संख्या है वो आपका समान है। यानी कि यदि 5 रूम लड़कों के लिए आवंटित है तो 5 रूम ही लड़कियों के लिए भी आवंटित है। तो आपको यह बताना है कि बाबू एक रूम में कितनी लड़कियां बैठाएंगे और एक रूम में कितने लड़के बैठाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 391 आपके लड़के हैं। कितने? 391 आपके लड़के हैं और 323 आपकी लड़कियां हैं। बोला है कक्षाओं की संख्या, यानी छात्रों और छात्राओं के कक्षाओं की संख्या समान रखें तो एक रूम में आप कितने लड़के रखेंगे और एक रूम में आप कितनी लड़कियां रखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए
तो हमेशा आपको मौसो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मौसो आपको निकालना होता है। तो 391 और 323 का मौसो निकाल लो। तो देखो क्या है, ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, 17 से काट देते हैं। तो देखा, इसका हम 17 से फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 17 एकम 17, सॉरी 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, 17 दूना 34 और 17 दिया क्या गुड़िया का हो जाएगा 17, यानी कि 391 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 गुणे 17 के रूप में। उसी प्रकार से आप इसका फैक्टर कर लो तो देखना हम क्या लिख सकते हैं? 323 को 17 से काटो तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब बचेगा कितना? 15 153 और 17 नंबर 153, यानी इसको हम लिख सकते हैं 19 गुणे 17 के रूप में। तो इस तरीके से आपने देखा 391 को हम 23 गुणे 17 के रूप में लिख सकते हैं और 323 को 19 गुणे 17 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूम में कितने लड़के बैठ रहे हैं? यहाँ पर एक रूम में आपके 23 लड़के बैठ रहे हैं और यहाँ पर आपका एक रूम में 19 लड़कियां बैठ रही हैं। ठीक है, यानी कि यदि मैं एक रूम में 23 लड़के बैठा हूँ और एक रूम में 19 लड़कियां बैठा हूँ, तो लड़कों की कक्षाओं की संख्या लड़कियों की कक्षाओं की संख्या के समान होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लड़कों की कक्षाओं की संख्या और लड़कियों की कक्षाओं की संख्या कितनी है, जो कि आपका समान है, लड़कों की भी कक्षाओं की संख्या और लड़कियों की कक्षाओं की संख्या समान है, तो आप कहेंगे बाबू 17 कक्षाएं लड़कों के लिए भी है और 17 कक्षाएं आपकी लड़कियों के लिए भी है। तो इस तरीके से यदि हम कक्षाओं की संख्या समान रखते हैं, क्लासरूम की संख्या समान रखते हैं, तो एक रूम में 23 लड़के मैं बैठाऊंगा और एक रूम में 19 लड़कियां बैठाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को भी। बिल्कुल सिंपल सा ये भी कांसेप्ट है। बोला है n का वह न्यूनतम मान, n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए x² - 3x - 4 तथा x³ - 2x² - nx - 3 का महत्तम समापवर्तक में x सम्मिलित है। ध्यान में रखिएगा, आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, दे रखा है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। ठीक है, n का आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो n का न्यूनतम मान कब निकाल सकते हो? जब आपको x की वैल्यू पता होगा। तो सबसे पहले इसका आप सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो x² माइनस का 4 एकम 4 और 4 में से जाएगा 3, यानी कि माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक ठीक, x² माइनस से गुणा कर दो, माइनस 4x प्लस का x और माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आपका क्या है? x, तो x माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन है आपका प्लस का x, तो x माइनस का 4। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1। अब देखो x की दो वैल्यू है, जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 4 मिलेगा और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 6। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 4 रखने पर न्यूनतम मान आ रहा है n का, कि x की वैल्यू -1 रखने पर न्यूनतम मान आ रहा है n का। तो हम चेक कर लेते हैं। तो दे रखा है आपको x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का 2x² माइनस nx माइनस 3 माइनस nx माइनस 3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख करके चेक करते हैं कि x की वैल्यू 4 रखने पर n का न्यूनतम मान आता है कि x की वैल्यू -1 पर। तो सबसे पहले हम 4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुणे 2 आपका हो जाएगा 32 माइनस का 4n और माइनस का 3 बराबर 0। तो 64 में से 32 घटाओगे 32 मिलेगा, अब 32 में से 3 घटाओगे तो 29 मिलेगा, यानी कि -4n प्लस का 29 बराबर 0 मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 29 बट्टे का 4, n की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 29 बट्टे का 4। कब, जब हम n की वैल्यू 4 रख रहे हैं तब। अब n की वैल्यू -1 रख दो तो -1 का क्यूब आप पहुंच जाएगा माइनस का n, माइनस का 2 यहाँ से मिलेगा, प्लस का n यहाँ से मिलेगा और माइनस का 3 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 -2 -1, तो 3 2 5 1 6, यानी n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 की होगी। तो अब बताओ n का न्यूनतम मान कहाँ पर है, यहाँ पर आपका 29/4 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 6 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n की जो न्यूनतम वैल्यू है वो कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर 29/4 होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट n का जो न्यूनतम मान आएगा वो आपको यहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि 29/4 आएगा वो कितना आएगा, 424 50, फिर नहीं यार 4 7 28 होता है ना, 7 से ऊपर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि n का जो न्यूनतम मान आएगा वो आपका 6 ही आएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों केस को आपको लेकर चलना है। जैसे पहला केस ये बनता है कि n की वैल्यू 4 रखने पर न्यूनतम मान आता है कि n की वैल्यू -1 रखने पर न्यूनतम मान आता है। दोनों कंडीशन आपको लेकर के ही चलना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे कि n का न्यूनतम मान किस कंडीशन में आता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को भी। बोला है कोई संख्या जैसे 5 6 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु उसे 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, ये आपको बताना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 3 शेष बचता है, लेकिन जब हम 9 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता, ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा करना क्या होता है आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से बताता हूँ। 5 6 7 और 8 का आपको एलसीएम निकाल लेना है, 5 6 7 और 8 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद से जो आपका शेषफल आता है उसको आपको ऐड कर देना है। करना क्या है, 5 6 7 और 8 का आपको लॉस निकालना है। उसके बाद से आपको शेषफल ऐड कर देंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 5 6 7 और 8 से वही संख्या है जिसको आप प्रत्येक दशा में आप 5 6 7 8 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 से बचेगा। तो इनका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, देखो 2 चौक 8 ये 7 है, 2 3 6 5 है, ठीक है, 2 से काटो 2 2 4 7 है, 3 है 5 है, ठीक है, फिर 2 से काटो 1 है 7 है 3 है 5 है, ठीक है। यहाँ पर 3 से ले लो 1 7 1 5, ठीक, 5 से ले लो 1 1 7 1, 7 से ले लो 1 1 1, अब गुणा करो सब कितना आएगा, 2 2 4 2 8 24 24 बचे 120 और 120 गुणे आप 7 करोगे कितना होगा 840। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आता है ना, तो एलसीएम में आप 3 जोड़ दो तो 840 प्लस का 3 कितना होगा 843, ठीक है। लेकिन कंडीशन ए बोला है कि 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल नहीं आता है। यहाँ तक तो आपका ठीक है, एलसीएम निकाल करके आपने शेषफल 3 जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया, लेकिन कंडीशन ए होता है कि 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो देखना 9 से हम भाग देते हैं तो 9 9 81, अब बचेगा 3 दिन, यानी कि हमारा ये तो शेषफल लेकर आ रहा है। तो क्या करेंगे 4 840 का हम गुणनफल देखेंगे,
तो 840 गुणे 2 प्लस का 3 करने पर देखते हैं क्या आता है। तो 840 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 840 गुणे 2 आपका आएगा 1680 और 3 होगा आपका 1683। यदि आपका 1683 पूरी तरह से 9 से भाग जाता है तो आपका 1683 आंसर होगा। तो देख लेते हैं, 9 एकम 9 बचेगा आपका 7 8 7 8 9 अठी 72 और 9 सत्ते 63, यानी कि 1683 जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित है। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो आपका 1683 होगा। जो आपका 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 3 से देगा, और यदि हम 9 से भाग देंगे तो पूरी पूरी तरह से विभाजित होगा। आपके मन में यह कंफ्यूजन बन रहा होगा कि सर जी यदि यहाँ पर 2 पर भी सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 3 रख करके देखते हैं, यानी कि 840 गुणे 3 प्लस 3 रख के देते हैं। यदि उस पर जो आपका रिजल्ट आता है, यानी इसका जो रिजल्ट आता है यदि 9 से पूरा पूरा विभाजित जाता तो वो आपका आंसर होता। यदि उस पर भी नहीं आता तो यहाँ पर हम गुणे 4 रख के देखते हैं, 4 पर भी नहीं आता तो गुणे 5 करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप ध्यान से समझते जाइए कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ ले, आपसे छूटना नहीं चाहिए। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाइए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।